फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरी कीर्ति रे क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस। जैसा कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे क्योंकि हमारी 12th में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बता दो रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक जो क्या करता है, हम लोगों को आगे जाने से रोकता है, उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। यानी कि क्या बोलेंगे हम, resistance is a properties of resistor। रजिस्टर की वो प्रॉपर्टीज है। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, इट अपोज करती है। किसका अपोज करती है, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट को वहां से फ्लो करने में रोकती है। ठीक है, तो जैसे हमारी करंट कहीं है, बहुत फ्लो हो रही है, तो हम करंट को कम फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे हमारी करंट कम फ्लो हो। अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा लगे है तो और हमें करंट वहां पे ज्यादा फ्लो करानी है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा, हम जब करंट के फ्लो का अपोज करते हैं तो उससे क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछता है, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब, अपोज करेगा तो क्या होगा, करंट वहां से फ्रिक्शन के साथ में फ्लो होगी जिससे क्या होगा, हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि हमारे जो फ्रिक्शन के साथ में होता है तो हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस नथिंग but a friction of flow of electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट हमारी क्या होती है, होल्स के डायरेक्शन में होती है, बट फ्लो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होती है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस क्या होता है, नथिंग बट अ फ्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए आपको पता होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे हमारा L क्या है, लेंथ है, E क्या है, हमारा एरिया है, रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, R हमारा रेजिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग हम काफी फार्मूलेस होते हैं, फार्मूला जनरेट होते हैं। जैसे हमारी की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो हमारा रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एरिया को डबल कर दे तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम इसकी यूनिट होती है, हम जिसे बना के डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो आगे आपको मैं बता रही हूँ, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगी, मतलब n टाइम कर दूंगी, तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी L2 है, L2 कोई लेंथ है, हम उसको n टाइम L1 कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट क्या है, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तब हम देखेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट। फार्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ, R इक्वल्स टू L रो L अपॉन A। ठीक है, ये हमारा हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, A1 L1 मल्टीप्लाई A2 L2, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें तो A अपॉन में A2 इक्वल्स टू क्या आएगा, L2 अपॉन में L1। आपको पता है L2 की वैल्यू किसके इक्वल है, L, इसमें वैल्यू रख देंगे N L1 अपॉन L, कट गया। तो यानी कि आपकी क्या आई,
A/L2 की वैल्यू आई आपकी n। ठीक है, अब देखिए हमने R2 जब लेंगे तो हमने बताया कि हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसे हमने L की लेंथ और एरिया की वैल्यू चेंज करें तो रेजिस्टिविटी हमारी सेम रहेगी, L2 अपॉन में A2। ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। तो हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 को ऊपर रखेंगे, R1 को नीचे रखेंगे। ठीक है, रो L2 अपॉन A2, नीचे आएगा हमारा रो L1 अपॉन ऊपर जाएगा A। तो रो से रो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 आएगा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे निकाली थी, इक्वेशन अगर हम 1 मानते हैं यहाँ से n, और यहाँ से अगर हम L2 अपॉन में L1 निकाल लेंगे, L1 हमारा यहाँ पे जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम L2 के नीचे L1 ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, n। तो R2 इक्वल्स टू आ जाएगा R1 n इंटू n, मतलब R2 इक्वल्स टू आ जाएगा n स्क्वायर R1। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बहुत पेपर में आपके इसरो हुआ, जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब जैसे बोलेगा कि आपका कोई रेजिस्टेंस है जिसका कोई वायर है, ठीक है, जिसके लेंथ को हम क्या कर देते हैं, पहले तो लेंथ हमारी L1 इक्वल्स टू L है, बट हमारी L2 इक्वल्स टू हम 2L कर देते, 2 गुना कर देते हैं। हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब बताओ हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि L1 इक्वल्स टू L है, L2 इक्वल्स टू 2L है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता है जब हमारी लेंथ की वैल्यू में चेंज करते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, R1 इक्वल्स टू R n स्क्वायर। तो हमारा क्या होता है, L2 अपॉन यहाँ से निकालेंगे, L2 अपॉन L1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे R2 R1 इंटू 4 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हमारी R2 की जो वैल्यू आ जाएगी 4R1। अब यहाँ पे अगर आपको R1 की वैल्यू रखी होगी तो आप R1 की वैल्यू रख के उसे मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि हमारे R2 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए अब इसमें मैंने क्या करा था, लेंथ को वेरिएबल किया था, पर हमारा जो एरिया था वो कांस्टेंट हो गया था उसके कंपेयर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी लेंथ तो हम वही रखे रहने देंगे, हम अब एरिया को करेंगे वेरिएबल, कि हमारा एरिया वेरिएबल हो रहा है, हम एरिया को डबल मतलब कर रहे हैं, कभी ट्रिपल कर रहे हैं, कितने गुना कर रहे हैं वो करेंगे, और हमारा लेंथ को हम एरिया के अकॉर्डिंग वेरिएबल करेंगे। तो देखते हैं हमारी तब R1 की वैल्यू क्या आएगी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे एरिया को मतलब A2 को हम n टाइम A1 कर देते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट करेगा। बट हमारी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, A1 L1 A2 L2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, अगर देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं A2 अपॉन A1 की वैल्यू क्या आएगी, n। तो अगर हमारी A1 का करेंगे तो 1 अपॉन A1 ये आ जाएगी, 1 अपॉन n, जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, A1 अपॉन L2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन n, तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अगर हम ये 1 लेते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू लेंगे रो L2 अपॉन A2। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऊपर किसको लिखेंगे, R2 को, नीचे रखेंगे R1 को। तो R2 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे रो L2 अपॉन A2, यहाँ पे लिख देंगे रो L1, ऊपर आ जाएगा हमारा A। रो से रो कैंसिल क्योंकि ये कांस्टेंट था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? L2 अपॉन L1 की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन n। A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी? 1 अपॉन n। तो हमारी R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू R1। हमारा जस्ट अपोजिट हो रहा है, उसमें क्या था कि हमारे n के स्क्वायर से मल्टीप्लाई था, बट यहाँ पे n स्क्वायर से क्या है? डिवाइड है, जब हम एरिया की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमारा क्या है, किसी की रेजिस्टिविटी, किसी लेंथ, कोई वायर है, उसकी लेंथ है हमारी L है, ठीक है, और हमारा जो एरिया है फर्स्ट टाइम में तो A है, सेकेंड टाइम में क्या हो जाता है? A1 इक्वल्स टू A है, सेकेंड टाइम में हो जाता है 3A, 3 गुना हो जाता है। तो आप बताइए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको पता है कि यहाँ से जब A2 अपॉन A1 लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3। जब हम जस्ट इसका डिपोजिट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 3। तो ये किसकी वैल्यू है? ये जो यहाँ पे 3 आ रहा है ये किसकी वैल्यू है? जनरली n की वैल्यू है। n की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको R1 की वैल्यू दे सकता, अगर दे सकता है तो आप उसे डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दे सकता है तो आप ये बोलेंगे जो हमारा R2 की वैल्यू होगी वो डिवाइड बाई 9 होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछता है। क्वेश्चन में आपको कभी कभी जनरली सिर्फ फार्मूला ही डायरेक्ट आपको पूछ देगा, तो आपको ये मेथड आना चाहिए लगाना कि हम कैसे लगाते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। कभी कभी हमसे ये क्या करता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, क्वेश्चन नहीं पूछता। कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपने रेजिस्टेंस के आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। आई होप आपको फार्मूला भी याद होगा, बट एक बार आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ, जिससे आपका बोलूँ तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा आपको पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है हमारा, जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज सोर्स लगा है और ये हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं R1, R2, R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये है जितने भी रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रही है, आपको देखो यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी। यानी कि आपके जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रही है वो रेजिस्टेंस आपके किस में होंगे? सीरीज में होंगे। और सीरीज रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट हम करेंगे, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे हम सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये फार्मूला कैसे आता है आपको ये चीज बता दूं, जैसे आपको पता है V/IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको पता है जब हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी करंट सारी सेम फ्लो हो रही है, यानी कि I एक ही है, पर हमारे इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज V1 होगा, इसके अकॉर्डिंग V2 होगा, इसके अकॉर्डिंग V3 होगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर हमें पता हो कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो सब में क्या होगा? सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी पर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम लूप लगाएं तो V1 माइनस करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। ये हमने लूप लगा दिया है। ये हमारा B को हम इधर रखेंगे, बाकी सारे वोल्टेज को हम उधर ले जाएंगे। ये आ गया। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/IR होता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? I, क्योंकि करंट क्या है? तीनों में सेम है। और यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लेंगे? इक्विवेलेंट, सबका रेजिस्टेंस। I1 इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R1, I2 इक्वल्स टू क्या? I इंटू R2,
और I3 क्या होगा, I3। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे करंट सब में कॉमन है, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो I हमारी कॉमन आएगी और इससे कट जाएगी, तो हमारा R इक्वल वैलेंट टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। आप बस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा ये सीरीज में पैरेलल में, जिसमें करंट सेम होगी, जिन रेजिस्टेंस में करंट हमारी सेम फ्लो हो रही होगी वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे। ओके, देखिए अब बता रही हूँ आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिस सीरीज का अपोजिट ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि आपकी सेम करंट फ्लो होगी, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट आपकी अलग अलग फ्लो होगी। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ये आपके रेजिस्टेंस R1, R2, R3, पर हमारा वोल्टेज क्या होगा, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। B वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी B होगा, इसके क्रॉस भी B होगा, इसके क्रॉस भी B होगा। यहाँ पे हमारी टोटल करंट क्या है, जो I है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। किसी लूप में जाने वाली करंट और उससे बाहर निकलने वाली करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से जाने वाली करंट इक्वल टू द ये वाली सारी करंटों का सम। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको बताया कि पैरेलल में कोई भी आपको सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। हमारा यहाँ पे पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो हमारे सब में क्या है, वोल्टेज सेम है। तो अभी आपको बताया था V = IR होता है, अगर हम I के टर्म में निकालें तो V/R होगा। यहाँ पे देखेंगे तो V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे V सेम है तो R1 आपका हो जाएगा V/R2 और V/R3 हो जाएगा। आपको पता है सब में V क्या है, सेम है, तो V को हम कॉमन लेके कट कर देंगे। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 कट कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाला, हमें यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, R1 की यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। जैसे हमने जब इसमें पुट करेंगे तो 2, 3, 4, तो आपको पता है हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आई है 1/इक्विवेलेंट की वैल्यू। बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनको यही बोलते हैं कि यही आंसर, नहीं ये आंसर नहीं है। हम अब इसका अपोजिट करेंगे, 12/3 हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 1/इक्विवेलेंट है, हमारा रेजिस्टेंस अपॉन में है। जब हम वैल्यू निकालेंगे हम उसको फिर रिवर्स करेंगे, तब हमारी आएगी पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप ये गलती तो ना ही करें और आपको पैरेलल रेजिस्टेंस समझ में आ जाए कि पहले जिसमें करंट सेम ना हो, जिसमें हर रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग डिवाइड हो रही हो, वो आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये गलती ना करें कि आपका कोई रेजिस्टेंस दे रखा हो, आप उसको बस 13/12 के फॉर्म में निकाल के रख दें। ये चीज गलत है, क्योंकि आपके पेपर में ये भी ऑप्शन में होगा और ये भी होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि आपको फिर रिवर्स करना है, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, तो 12/13 आ जाएगा आंसर। ये चीज आप ना भूलिएगा।
आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।